नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। हमारी जो सीरीज चल रही है 5000 MCQs की, इस 5000 MCQs की सीरीज़ का ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनकी सीरीज़ के लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। पूरी सीरीज़ जो है उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसे आप जाके आराम से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं और हर उस भौतिक प्रदेश की क्या विशेषता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हमको डिस्कस करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भौतिक प्रदेश का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक, आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने भौतिक प्रदेश का टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है और हमने अगर भौतिक प्रदेश को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया और हमको समझ में आ गया, तो ये मान लीजिए आपका जो ज्योग्राफी का पोर्शन है 25% ज्योग्राफी यहीं फिनिश हो जाएगी। मतलब 25% ज्योग्राफी आपकी खत्म हो जाएगी अगर हमने क्या कर लिया, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को अच्छे से पढ़ लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा समय देंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया है, इस टॉपिक को क्या कर रहा हूँ मैं कि जो भौतिक प्रदेश हैं वो 4 टाइप के हैं। तो उन चारों के लिए क्या है, अलग अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, छोटे छोटे से चारों के अलग पर्टिकुलर एक एक वीडियो बनेगा और लास्ट में फिर क्या होगा, इन चारों के MCQs करेंगे एक साथ एक ही वीडियो में। ठीक है, इन चारों के एक साथ एक ही वीडियो में क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन थ्योरी वाले हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि जो वीडियो है वो 1 घंटे या 1.5 घंटे का ना बन के वो क्या हो, छोटा छोटा वीडियो बने, जिससे कि आप उसको देख पाएं इफेक्टिवली। क्या होता है, जीके के लॉन्ग वीडियो जो होते हैं, जीके को देखते नहीं है लोग, तो जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं अगर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं तो शायद उनको ज़्यादा इफेक्टिवली आप देख सकें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। जैसे हमारे पास में ये मैप है, ये मैप आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का मैप है। अब इस मैप के हिसाब से क्या होता है कि इसमें आप यहाँ देख सकते हैं जैसलमेर वाला एरिया है और इसके आसपास में क्या है, ये जो एरिया है ये शुष्क भाग है, मरुस्थल के आसपास का एरिया है। तो क्या किया गया, इसके टोटल 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। ठीक है, इसमें आपके मरुस्थल वाला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा है, मरुस्थल वाला जो भाग है सबसे बड़ा है, तो ये ज़्यादा बड़ा है, तो पढ़ने के हिसाब से भी इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ, चीज़ें समझना आप। देखिए जो येलो कलर का ये पूरा पोर्शन है ये हमारा शुष्क मरुस्थल। कौन सा है, शुष्क मरुस्थल। ये येलो कलर से जो मैंने दिखाया ये है शुष्क मरुस्थल। और जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। ठीक है, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये 4 जो आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं ये चारों, ठीक है ना, ये चारों जो हैं ये कहलाते हैं आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या कहलाते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल, इनको बोलता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब होता क्या है कि आपका शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल इन दोनों को बना के हमारा जो है एक हमारा जो बनता है वो बनता है जो मरुस्थलीय प्रदेश, इनको बोला जाता है मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है ना, भौतिक स्वरूप में इनको मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं। अब मैं आपको सीधे सिंपल भाषा में एक स्टोरी बता रहा हूँ छोटी सी, अगर आपने उस स्टोरी को समझ लिया तो सब कुछ आप समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है ना, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाए धीरे धीरे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, अब मैं इसको दूसरे कलर से हैच कर देता हूं। अब आपको एरिया दिख रहा है येलो वाला, जैसे इसको मैं बोलता हूं ए, फिर ये वाला बी और फिर ये मिल रहा है सी। ठीक है ना, तो ये ABC जो 3 एरिया हैं, इन तीनों एरियाज को मिला के जो बनता है वो बनता है अरावली प्रदेश। क्या बनते हैं, ये है आपके अरावली प्रदेश। तो ये भौतिक प्रदेश हैं, इनका सेकंड पार्ट क्या है, ये है अरावली प्रदेश। धीरे धीरे समझते हैं, बहुत सिंपल है, ये समझ में आ गया। तो ये मान लीजिए ज्योग्राफी का ये वाला टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा, आपने 2 मिनट ये स्टोरी सुन ली तो। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा इसके बाद में क्या होता है, अब ये जो आपको दिख रहा है बाकी का पोर्शन इधर वाला, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, फिर ये येलो वाला जो पोर्शन है, ये इनको मिला के ये बनता है आपका 4th नंबर का, इसको बोला जाता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, ये 4th है आपका, हाड़ौती का पठार। और ये जो बाकी बचा हुआ है, जैसे ये वाला है, इसको अपन बोल देते हैं X, इसको बोल देते हैं Y, ये वाले जो पोर्शन बचे हुए हैं इनको बोला जाता है क्या, पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या, पूर्वी
मैदानी प्रदेश। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने हाड़ौती का पठार बोला है, इस हाड़ौती के पठार को ये भी बोला जाता है दक्षिण पूर्वी पठार या प्रदेश, ये भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये जो चार मैंने आपको बताए हैं, ये चारों क्या हैं, यही भौतिक प्रदेश के टाइप हैं, ये वर्गीकरण है। अब इसमें आपको ये जो दिख रहा है अलग, ये क्या है, इसको आप अभी इतना समझ लीजिए, ये जो एरिया है, ये आपका एरिया शो कर रहा है बालू का मुक्त प्रदेश को, बालू का मुक्त प्रदेश या एरिया आप कुछ भी कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हो। ठीक है। अभी ये क्या है बालू का मुक्त क्षेत्र और ये क्या है क्या नहीं, ये समझ में आएगा। इसको हमादा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमादा, हमादा भी बोल देते हैं इसको। ठीक है ना। आप ये कह सकते हो पथरीला इलाका होता है, ये इतना समझ लो, पथरीला है ना, पथरीला इलाका होता है, ये समझ लो आप, पथरीला क्या बोलेंगे इसको, पथरीला। तो ये इतना समझ लो कि पथरीला इलाका है ये, है ना, यहाँ पे मिट्टी कम है, जो बालू मिट्टी जो होती है ना, वो बालू मिट्टी वहाँ पे नहीं है, ये समझ लिया। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है, तो अब हमारा काम हो जाएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। ये मैप है, इस मैप को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग प्रदेश में। अब देखो, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो एरिया मैंने बनाया था वो एरिया था बालू का मुक्त क्षेत्र। इधर जो मैंने एरिया शो किया था वो कौन सा था, वो था आपका शुष्क मरुस्थल या शुष्क रेगिस्तान वाला एरिया। ठीक है। और उसके अलावा फिर मैंने क्या किया था, अर्ध शुष्क को मैंने 4 भागों में बांटा था। जो ये वाला पोर्शन था इसको बोलते हैं घग्गर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, घग्गर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, घग्गर क्षेत्र बोला जाता है। इसको बोला जाता है शेखावाटी क्षेत्र। ये आपका नागौर क्षेत्र, ये कहलाता है आपका लूनी बेसिन। तो 4 पार्ट हो गए अर्ध शुष्क के। ठीक है। और ये आपका बालू का मुक्त क्षेत्र हो गया। अरावली प्रदेश के मैंने बताया, अरावली में 3 पार्ट थे। इसको बोला जाता है दक्षिणी अरावली, इसको बोला जाता है मध्य अरावली और इसको बोला जाता है उत्तरी अरावली। अरावली के 3 भाग थे। ठीक है। इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश थे, उसके 3 भाग है, देखो, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन। और आपके दक्षिण पूर्वी पठार जो है, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, वो कौन सा है, वो ये नीचे वाला है। ठीक है। तो ये वाला मैप क्या है, और भी ज्यादा काम का है, इससे अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। चलिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं उस चीज को समझ लेते हैं। ये नहीं समझ में आया, इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इस फोटो को देख सकते हैं, इस पिक को देख सकते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। अब यहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर। अब तक तो क्या था, सिर्फ आपको हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दी थी जिससे कि आपको कुछ आइडिया लग जाए। चलिए, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों को समझने के लिए आप समझिए कि इसको टोटल 4 भागों में बांटा गया है। अब इसमें क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, सब है। तो पहले समझ लीजिए होता क्या है कि पर्वत किसको बोला जाता है, मेरू किसको बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो और क्या हो, उसका स्लोप जो है स्टीप स्लोप हो। स्टीप मतलब इस तरह से स्लोप हो, एकदम बिल्कुल पतला स्लोप हो। उसके बाद में क्या होता है, माल या पठार किसको बोलते हैं। माल या पठार का मतलब ये होता है कि आपके जो पर्वत होते हैं ना, पर्वतों के बीच में क्या बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ा एक क्या होता है, प्लेन एरिया होता है, उसको बोला जाता है पठार। ठीक है। उसके अलावा होता है मैदान। मैदान क्या होते हैं, जिनकी ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई पठार और पर्वत के मुकाबले कम होती है और ये बहुत प्लेन होते हैं। ठीक है। इनको बोला जाता है क्या, मैदान बोला जाता है। और मरुस्थल किसको बोलते हैं, वो एरिया जहां पर क्या होती है, बहुत सारी मिट्टी होती है, ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ जमीन भी होती है, वो कहलाता है मरुस्थल, जहां पर उपजाऊ जमीन नहीं होती। जबकि मैदानों में क्या उपजाऊ जमीन होती है, इसको क्या है, शुष्क जलवायु होती है। यहाँ पर मरुस्थल में क्या होती है, शुष्क जलवायु होती है। ये छोटा मोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बाकी ज्यादा काम का नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। अब देखिए, यहां से स्टार्ट होता है असली चैप्टर और यहां से बनते हैं क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी। भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो तो है मरुस्थल, दूसरा है अरावली, तीसरा है मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसको कहते हैं, और चौथा है फिर हाड़ौती। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो जो मरुस्थल है, मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61.11%, यानी कि लगभग 2/3। और ये एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में ये पूछा गया है, रिपीट होता है। अरावली का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 9% है। मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 23% और हाड़ौती का जो क्षेत्रफल है वो 6.89%। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थल में जो जनसंख्या निवास करती है वो है 40%, अरावली में 10% निवास करती है, मैदानी प्रदेश में 39% निवास करती है और हाड़ौती में 11% निवास करती है। ठीक है। अब बात करते हैं जिलों की, तो मरुस्थल में 12 जिले आते हैं, अरावली में 13 जिले आते हैं, मैदानी में 10 जिले आते हैं और हाड़ौती में 7 जिले आते हैं। अगर अरावली में बात करें मुख्यतः कितने जिले आते हैं, तो मुख्यतः 7 जिले ही आते हैं। मिट्टी, मरुस्थल में जो मिट्टी पाई जाती है वो बालू का पत्थर से निर्मित होती है, जिसको हम कह सकते हैं बालुई रेतीली मिट्टी होती है। तो आप ये कह सकते हो बालुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अरावली में जो पाई जाती है मिट्टी वो होती है वनीय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी।
मैदानी प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ या कच्छारी या दोमट। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि मैदानी प्रदेश में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कच्छारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। हाड़ौती में काली मिट्टी पाई जाती है या रेगुर मृदा कहते हैं, इसे रेगुर मृदा कहते हैं या काली मिट्टी कहते हैं, ये भी पूछा गया है। जलवायु की बात करें तो जो मरुस्थल है उसमें जो जलवायु पाई जाती है वो शुष्क या अर्धशुष्क होती है, ये मैंने आपको बताया था। और ध्यान रखना आगे चल के हम पढ़ेंगे भी, नोट कर सकते हो कि जो शुष्क है और अर्धशुष्क है इनको डिवाइड करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए 25 सेंटीमीटर जो रेखा है, 25 सेंटीमीटर जो बारिश है उससे डिफाइन किया गया है। मतलब क्या है इसका मतलब है अगर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो उसको बोलेंगे शुष्क, और 25 सेंटीमीटर ज़्यादा हुई तो उसको बोलेंगे अर्धशुष्क। ये इसका मतलब है। अरावली जो है, अरावली में जो वहाँ की जलवायु है वो कैसी? उपाद्र है। मैदानी प्रदेश में आर्द्र है, जबकि हाड़ौती में क्या? अति आर्द्र है। ज़्यादा बारिश होती है काम हाड़ौती में, अति आर्द्र है। चलिए अब बात कर लेते हैं, पहला जो हमारा प्रदेश था यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि मरुस्थलीय जो प्रदेश था उसका पूरा नाम है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला यही हमारा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। निर्माण काल की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था टर्शरी काल में। विस्तार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 640 किलोमीटर का एरिया में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 640 किलोमीटर है, चौड़ाई आपकी है 300 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है वो है 250 मीटर। क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसके बारे में कि लंबाई चौड़ाई कितनी, औसत ऊंचाई कितनी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। अगर कहीं आपसे कहीं पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा आइडिया हो। जहां से क्वेश्चन बनेगा मैं आपको वहां स्टार करके मैं बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है या बनेगा। जैसे कि मरुस्थल का ढाल है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और आया हुआ भी है क्वेश्चन। मरुस्थल का जो ढाल है वो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की तरफ। जैसे कि ये पूर्व वाला हिस्सा है मेरा, ये मेरा पश्चिम है, ये ऊपर उत्तर है और नीचे है आपका दक्षिण। तो जो आपका स्लोप है वो कैसा है? उत्तर पूर्व से नीचे की तरफ आएंगे। उत्तर पूर्व से किधर है? दक्षिण की तरफ दिया हुआ है ना, दक्षिण पश्चिम की तरफ दिया हुआ है, यानी यहाँ दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हो इसका जो स्लोप है यानी कि जो ढाल है वो ढाल कहाँ दिया हुआ है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे फिर पूछा जा सकता है, तो याद रखना। और याद रखने की ट्रिक क्या है? एरो बनाना, ऐसे तिरछा एरो, जहां वहां से याद हो जाएगा। चलिए फिर आपका जो मरुस्थल है उसको अध्ययन करने के हिसाब से मरुस्थल को क्या दो भागों में बांटा गया था, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। जैसा मैंने बताया था 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है शुष्क में, अर्ध शुष्क में जो बारिश होती है वो 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है। अर्ध शुष्क को क्या है? वागड़ प्रदेश भी बोलते हैं। एक्चुअल में जो वागड़ प्रदेश है वो किसको बोला जाता है? जो अपना शेखावाटी वाला नागौर वाला एरिया उसको हम बोलते हैं, लेकिन स्टडी के हिसाब से वागड़ प्रदेश को इसको बोला जाता है जो बीच में जो 3-4 एरिया में मैंने डिवाइड किया था आपको, जैसे सीकर है, नागौर है, ये जालौर वाला, ये पूरा का पूरा एरिया मैंने डिवाइड किया था, ये पूरा का पूरा आता है। अब ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर सम वर्ष रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क में बांटती है। ये जो इंपॉर्टेंट नोट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है यहाँ पर क्या होता है? 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से इसको शुष्क जो मरुस्थल है शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। और अर्ध शुष्क में कितनी बारिश होती है? 25 सेंटीमीटर से बढ़कर कितनी हो जाती है? 50 तक हो जाती है। शुष्क मरुस्थल है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो है बालू का स्तूप मुक्त और एक है बालू का स्तूप युक्त। अब बालू का स्तूप मुक्त और युक्त क्या होते हैं अभी समझा देता हूं मैं, देखो आराम से समझना। क्या होता है कि राजस्थान जो है, और राजस्थान में एक जो शुष्क मरुस्थल है उसमें आपकी पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, हवाओं के साथ मिट्टी उड़ती है, मिट्टी उड़ के एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उससे क्या बन जाता है? बालू का स्तूप बन जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो मिट्टी है उस मिट्टी के टीले बन जाते हैं। ये जो टीले बनते हैं इन्हीं को बोला जाता है बालू का स्तूप क्षेत्र, ठीक है। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का मतलब ये कि आपका पथरीला जो मरुस्थल होता है, जहां पर पथरीला इलाका जो होता है वहां पर क्या होता है? ये बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, वो कहलाता है आपका हमादा। तो ये इसको लोकल लैंग्वेज में हमादा कहा जाता है। तो याद रखना हमादा किसको कहा जाता है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, उसको हमादा कहा जाता है। ये कितना है? 41.5% है, जबकि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है? 58.5% है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका जो विस्तार है, विस्तार कहां पर है, तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा विस्तार होता है, उसके अलावा फिर बाड़मेर है, फिर जोधपुर है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट कुछ नोट है, जैसे बालू का जो स्तूप होते हैं किस तरह से बनते हैं इनके बारे में है। तो जब पवन के साथ में मिट्टी का निक्षेपण होता है
तो बनने वाली स्तराकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है, जो सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बालू का स्तूप है सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ये जैसलमेर में मिलते हैं सबसे ज्यादा। अब बालू का स्तूप जो होता है इसके प्रकार भी पढ़ लेते, क्योंकि एग्जाम में प्रकार भी पूछता है, तो समझना प्रकार किस तरह से डिफाइन है। जैसे आपकी मिट्टी है, उस मिट्टी में अगर इस तरह से बारिश चल रही है और ऐसी शेप बनती है तो उसको बोला जाता है अर्धचंद्राकार। ये जो है इस प्रकार को, इस जो प्रकार बनता है इसको प्रकार को कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता है, बरखान। कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा, शेखावाटी चूरू में। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि शेखावाटी चूरू में किस प्रकार के आपके बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इस तरह से मिट्टी है और उसके परपेंडिकुलर यानी कि समकोण पर अगर पवन चल रही, हवा चल रही है, तो वो क्या समकोण पर चलेगी, तो उसको कहा जाता है अनुप्रस्थ। जो प्रकार होगा बालू का स्तूप का क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। ये कहाँ मिलते हैं, बाड़मेर और जोधपुर में मिलते हैं। अगर आपके समांतर हवाएं चल रही हैं, मिट्टी के समांतर हवाएं चल रही है, जो आपका मिट्टी का मरुस्थल है, मरुस्थल की समांतर हवाएं चल रही हैं, मिट्टी का जो टीला है उसके समांतर हवाएं चलेगी, तो उससे जो शेप बनेगी, जो आपका प्रकार बनेगा बालू का स्तूप का, वो कैसा बनेगा, अनुदैर्घ्य या रेखीय बनेगा, जो ये मिलते हैं जैसलमेर में। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हमादा के बारे में। क्या होता है कि जो हमादा होता है, उस हमादा मतलब पथरीला जो जगह हमादा जो होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, मिट्टी जमा हो जाती है। इस तरह से मिट्टी जमा हो जाती है, तो इस तरह से जो शेप बनेगी उसको बोल तारानुमा शेप बनती है। तो इसको क्या ये कहाँ पाया जाता है, ये बालू का स्तूप का एक प्रकार हो जाएगा। जैसे पथरीला इलाका था, उस पथरीले इलाके के चारों तरफ क्या मिट्टी आगे जमा होगी हवा की वजह से। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये जैसलमेर में सबसे ज्यादा मिलते हैं। याद रखना, जैसलमेर में तारानुमा कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में। हमादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो एक होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक में क्या होगा, देखो बरखान जो होता है, बरखान का मैंने बताया, बरखान की जो शेप है वो इस तरह से बनेगी, ये होता है बरखान, ये बरखान है। लेकिन अगर आपकी शेप कैसे बन रही है, इस तरह से बन रही है, ठीक है ना, और हवा इस तरह से चल रही है उसके अंदर की तरफ, तो ये जो शेप है ये कहलाएगी आपकी पैराबोलिक। ध्यान रखना, बरखान विपरीत या हेयर पिन जैसी आकृति का बालू का स्तूप जो कहलाता है आपका, वो पैराबोलिक कहलाता है। बरखान का जस्ट अपोजिट जो होगा, मिरर इमेज होगा, वो कहलाएगा आपका क्या, पैराबोलिक। तो ये एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, पैराबोलिक जो है वो कब बनता है, कैसे बनता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि बालू का स्तूप जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो मतलब कौन सा बालू का स्तूप है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ध्यान रखना ये जो पैराबोलिक वाला जो आपका बालू का स्तूप होता है, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये क्वेश्चन क्या है, ये RSM SSB JEE में आया था। RSM SSB JEE का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कौन से पाए जाते हैं, तो पैराबोलिक पाए जाते हैं। ये याद रखना, पैराबोलिक पाए जाते हैं। लोगों को लगता है कि बरखान पाए जाते हैं, लेकिन बरखान नहीं पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पैराबोलिक पाए जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये याद रखना। अब देखिए एक स्पेशल होता है सीफ। जो सीफ होता है, सीफ के बारे में ध्यान रखना। जो बरखान होता है, बरखान तो ऐसा होता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर जैसे मान लो बरखान है, उस बरखान के साइड से अगर हवा चलने लगे एक तरफ से, तो उसके केस में क्या होगा कि उसकी जो लेंथ है ना एक तरफ से बढ़ जाएगी। तो अब जो शेप बनेगी उसको बोला जाता है क्या, सीफ बोला जाता है। या तो हवा इस तरफ से चलने लग जाए या उसकी दूसरी तरफ से हवा चलने लग जाए, तो इस तरह से बन जाएगा। तो वहां से तो छोटा हो जाएगा, दूसरी तरफ से वो लंबा होने लग जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका सीफ। बरखान निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, तो बरखान की एक भुजा एक दिशा में आगे बढ़ जाती है, जिसे शीफ कहा जाता है। तो शीफ क्या है, स्पेशल है, जिसमें क्या होता है एक भुजा जो होती है बढ़ जाती है आपकी। इसके अलावा क्या होता है, एक होता है स्क्रब कॉपीज, ठीक है ना। स्क्रब कॉपीज, कॉपीज जो होता है, जो स्क्रब वाला जो कॉपीज होगा वो कब बनता है, वो बनता है आपके जब जो आपकी झाड़ियाँ वगैरह होती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, हवा चलने से क्या होती है, मिट्टी वहाँ के जमा हो जाती है। तो छोटे छोटे जो बालू का स्तूप बन जाते हैं उनको बोला जाता है स्क्रब कॉपीज। ये कहाँ मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा आगे चलिए, इंपॉर्टेंट नोट है, RAS का जो प्री हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि क्वेश्चन आया था बरखान से रिलेटेड और सीफ से रिलेटेड। तो बरखान कब बनता है, मैंने आपको बताया बरखान तब बनता है जब आपकी अनुप्रस्थ हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, अनुप्रस्थ टाइप का जो होता है। जबकि सीफ क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य का मतलब ये ध्यान रखना कि ये है, मान लीजिए, और इस तरह से हवा चल रही है अगर परपेंडिकुलर, तो वो तो अनुप्रस्थ हो गया। और ये मिट्टी है और यूं हवा चल रही है, तो वो क्या आएगा, अनुदैर्घ्य होगा। तो इसमें क्या होता है, अनुदैर्घ्य पवनें चलती हैं, जबकि इसमें अनुप्रस्थ पवनें चलती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया सभी प्रकार के बालू के स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, वो जोधपुर में पाए जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक बालू का स्तूप जगह पूछ ले तो जैसलमेर, और सभी प्रकार के पूछ ले तो जोधपुर। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू का स्तूप
सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक वाले। कौन से पाए जाते हैं? पैराबोलिक वाले। अभी मैंने बताया था पैराबोलिक वाले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल या वागड़ प्रदेश की। अर्ध शुष्क वागड़ प्रदेश में क्या होता है? जो बारिश होती है वो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और जो ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है? जो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के मध्य का जो भौतिक प्रदेश है वो क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन का ध्यान रखना, या तो आप बारिश से डिफाइन कर देना, इतनी सेंटीमीटर बारिश होती है 50 सेंटीमीटर तक, 25 से 50 सेंटीमीटर तक, या फिर आपका जो शुष्क मरुस्थल है और अरावली का है उनके बीच में जो एरिया बनेगा, उनके बीच में जो ये एरिया है ये क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अलग अलग टाइप की। मैंने बोला था इसके 4 टाइप हैं। यहाँ पर जो एरिया है, एक एरिया यहाँ पर था, एक एरिया यहाँ पर था, एक एरिया यहाँ पर था, 4 प्रकार थे इसके। ये वाला जो था ये घग्गर वाला एरिया था, जो घग्गर वाला एरिया था वो था। तो अब देखो इसके इनके बारे में, सबके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था किस एरिया को क्या कहा जाता है। जो 4th वाला एरिया था इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह पाई जाती है, मिट्टी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मिट्टी ध्यान रखना, मिट्टी कैसी पाई जाती है? चिकनी व उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, जिसको बग्गी या काठी कहा जाता है। थर्ड में ये ध्यान रखना, यहाँ जो थर्ड होता है शेखावाटी वाला जो एरिया है, इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है? जोहड़ होते हैं। जोहड़ किसको कहा जाता है? पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जोहड़ कहाँ पाए जाते हैं या किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर होते हैं, मानसून के दौरान बनने वाले जो तालाब होते हैं उनको सर कहा जाता है, सर, है ना। और बीड़ किसको कहते हैं? जो चरवाहा भूमि होती है झुंझुनू में, चरवाहा भूमि को क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बीड़ जो है, बीड़ वो कहाँ पे होती है बीड़, या क्या होती है बीड़, तो याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो जो सेकंड वाला पॉइंट था हमारा, सेकंड वाला पॉइंट जो है इसमें याद रखना, नागौर वाला जो एरिया था, जो सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है वो कहाँ पाई जाती है? वो नागौर में पाई जाती है। एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है, 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा बांका के बारे में पूछे, बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर जो है और अजमेर है, इनके बीच में फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये वाली पट्टी जहाँ पर ये फ्लोराइड पाया जाता है, कहाँ पे? नागौर अजमेर के बीच, इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। आरएएस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, और ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पटवारी में भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहाँ पे है। तो अजमेर और नागौर के बीच में एक पट्टी है जहाँ पर फ्लोराइड की अधिक मात्रा है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी कहलाती है। इसके अलावा देखो कुछ और चीजें, जैसे याद रखना, जैसे आपका पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ये वाला जो एरिया है इससे रिलेटेड याद रखना, यहाँ पर क्या है? नेहट रन होते हैं। क्या होते हैं? नेहट रन। कहाँ पाए जाते हैं? जालौर में पाए जाते हैं। और लवणीय पादप कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? जो भूमि है वो कैसी? दलदली भूमि पाई जाती है। और ये जो अपना जोधपुर और पाली वाला जो एरिया है, किसका बेसिन है? ये गोंडवाना बेसिन का ही एक हिस्सा है। तो ये सारी चीजें थी, इनको क्या है? 4 भागों में बांटा गया था। जो मैंने इमेजेस दिखाई थी आपको, उसके हिसाब से मैं वापस बता देता हूँ आपको, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। देखो क्या बताया था मैंने कि जो आपका शुष्क मरुस्थल है वो तो आपका अलग है, ये शुष्क है। जो अर्ध शुष्क था उसके 4 हिस्से थे। एक तो लूनी प्रदेश, लूनी बेसिन था, ठीक है ना, ये लूनी वाला बेसिन है नीचे वाला। फिर एक नागौर क्षेत्र है आपका, और एक है शेखावाटी क्षेत्र, और जो चौथा है वो कह सकते हो आप घग्गर क्षेत्र है। ये अलग अलग क्षेत्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन चारों क्षेत्रों के बारे में मतलब क्या है कि पहले तो आपने मरुस्थल को अलग कर लिया, मरुस्थल के 2 हिस्से कर लिए, शुष्क और अर्धशुष्क, और अर्धशुष्क को भी 4 भागों में बांट लिया स्टडी के हिसाब से, जिससे कि अध्ययन अच्छा हो सके, सही चीजों के बारे में हम क्या कर सकें? अध्ययन कर सकें। चलिए ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, चारों के बारे में एक एक करके और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि जो लूनी बेसिन है, पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा फिर नागौर उच्च भूमि है, एक है शेखावाटी का अंत्य प्रवाह, और एक घग्गर बेसिन, चारों अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो मेंस में अगर लिखना चाह रहे हो आप, तो शुष्क और अर्धशुष्क के अंदर क्या है वो ये बोल देता है कि आप अंतर बताइए, कोई भी 5 अंतर या 2 अंतर या 3 अंतर, इस तरह से पूछ लिया जाता है। लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करें तो ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मरुस्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर या कुछ टर्म्स पर। कुछ टर्म आती है, जैसे आप खडीन पूछ लिया, खडीन क्या होती है, ढाड़ किसे कहते हैं, या प्लाया किसे कहते हैं। ध्यान रखना, खडीन या प्लाया जो झील होती है वो किसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अगर आपके मान लीजिए ये मरुस्थल प्रदेश है, ये टीले हैं, और इन टीलों के बीच में क्या है? पानी भर गया है, पानी भरा हुआ है। तो इस तरह से ये पानी भरा हुआ था, मरुस्थल के बीच में छोटे छोटे तालाब से बने होते हैं, इनको खडीन या प्लाया कहा जाता है, या प्लाया झील या खडीन कहा जाता है, ढाड़ भी से ही कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, उत्तरी जो भाग है जैसलमेर का उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये खडीन जो है ये कृषि वगैरह करने के काम में आते हैं, और यहाँ पर एक रबी की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है। कौन कौन सी? गेहूं, चना, सरसों वगैरह, इनके बारे में उगाया जाता है इनको, ठीक है।
चलिए, और ये भी ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो कृषि की जाती है उस कृषि को क्या कहते हैं, खड्डीन कृषि कहते हैं। कहाँ की जाती है, इन्हीं पानी को यूज करके, इसी पानी को यूज करके की जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है। चलिए, अब कह देते हैं रन और टाड़ के बारे में। देखो क्या होता है कि मरुस्थल में जो लवणीय मिट्टी जो होती है, दलदली मिट्टी होती है, जैसे मैंने बताया था आपको, जो आपका बेसिन था उस बेसिन में मैंने कहा था कि जो लवणीय दलदली मिट्टी है, अनउपजाऊ मिट्टी है, उसको क्या कहा जाता है, रन या टाड़ कहा जाता है। ये जो रन या टाड़ जो होती है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। अब क्या होता है कि अलग अलग रन बने हुए हैं, ठीक है ना। इस टाइप की जो मिट्टी है, दलदली मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, या अलग अलग जगह पर है। देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उनके अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों के हिसाब से। जैसे अगर पूछे ताल छापर है, तो ताल छापर कहाँ है, चूरू में है ये। अगर परिहारी पूछ ले तो ये भी चूरू में है। फलौदी जोधपुर में है, बाप जोधपुर में है, दोब कहाँ है, बाड़मेर में है, भाखरी जैसलमेर में, और पोखरण भी कहाँ है, जैसलमेर में। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बाप से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फलौदी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। बाप और फलौदी से कई बार क्वेश्चन पूछ, एक ताल छापर से भी पूछ लेते हैं, तो ये पूछ लेना। तो ये ध्यान रखना, इनका नाम याद रखना कि ये जो रन है, ये रन या टाड़ जो कौन से जिले में पड़ते हैं, कहाँ पड़ते हैं। चलिए, फिर आता है जलपट्टी के बारे में क्वेश्चन, कि जो जलपट्टी है, या इसको बोला जाता है लाठी सीरीज। इंपॉर्टेंट है ना, इसको जलपट्टी या लाठी सीरीज भी बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाठी सीरीज बोल लो या जलपट्टी बोल लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, इसके बारे में ध्यान देना। तो क्या है कि जो हमारा पोखरण है, जैसलमेर पोखरण है और मोहनगढ़ है, इसके बीच में क्या है, एक पट्टी है, एक पतला सा एक एरिया है, एक जगह है जहाँ पर क्या है, पानी वगैरह भरा हुआ है। ये कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। इसकी अगर लंबाई बोलो तो 60 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये जो एरिया पर्टिकुलर 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पतली सी एक पट्टी है 60 किलोमीटर की। ये जो पट्टी है, यहाँ पर क्या होता है, पानी वगैरह रहता है, इसलिए इसको जलपट्टी बोलते हैं। और इसकी स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर क्या है, घास मिलती है, जिसको बोलते हैं सेवण घास या लीलोन घास। ये जो सेवण घास होती है, इसको कौन खाता है, इसको गोडावन पक्षी खाता है। इसलिए इसे इसलिए लाठी सीरीज को या जलपट्टी को क्या कहते हैं, गोडावन पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है। मतलब गोडावन पक्षी क्या है, घास खाने के लिए आता है तो यहीं रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है, शरण स्थली कहा जाता है। और गोडावन जो पक्षी है, इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हो गई, इंपॉर्टेंट बातें क्या होगी, पहली बात तो क्या हो गई कि ये गोडावन पक्षी की शरण स्थली है, यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास को कौन खाता है, गोडावन पक्षी खाता है। तीसरी बात, ये कौन से जिले में, ये जैसलमेर जिले में। इसका नाम क्या है, जलपट्टी है। और जलपट्टी के साथ में क्या है, एक नाम और है, कौन सा नाम है, इसको क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लाठी सीरीज भी इसी को बोला जाता है। अगर जगह पूछ ले कहाँ पर है, तो मोहनगढ़ और पोखरण के बीच में ये जगह है। यहाँ पर क्या है, ये चांदना नलकूप है, जिसको थार का घड़ा भी कहा जाता है। कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ ले तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, आकलवुड फॉरेस्ट पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है, ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में ये पड़ता है, मतलब मेनली जो है वो जैसलमेर में है, आकलवुड फॉसिल पार्क। अब इसमें देखो क्या है, इसका निर्माण काल, ये समय जो है वो कहा जाता है कि जुरासिक काल का है, 1800 करोड़ वर्ष पूर्व ये बना था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बनाया अपन ने था, लेकिन जो जगह है, जगह काफी पुरानी है। नोट करने वाली बात यह है कि विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जो जीवांश हैं, मतलब लकड़ी जो है, वुड जो है, वो सबसे प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन जो मिली है, वो कहाँ से मिली है, यहीं से मिली है। इसलिए इसका नाम क्या है, आकलवुड फॉसिल पार्क है। जो गांव है वो क्या है, आकलवुड है, और आकल है, और वुड मतलब होगी लकड़ी, और जो फॉसिल पार्क है वो जीवाश्म उद्यान के रूप में बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो वो जैसलमेर में है, आकल गाँव में है, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी जो है, लकड़ी के क्या है, प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, ये पूछ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं धारियन के बारे में। देखो धारियन के बारे में बात कर लेते हैं, दोहरे के बारे में। दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं दोहरे, ठीक है ना, एक तो होते हैं दोहरे और एक होता है धारियन। दोनों चीज अलग अलग होती हैं। देखो मान लीजिए ये आपके क्या है, टीले बने हुए हैं, ये टीले बने हुए हैं मरुस्थल में, और ये मरुस्थल में जो टीले हैं, अगर इन पर मान लीजिए लहरदार बालू का स्तूप बनता है, इस तरह से लहरदार बालू का स्तूप बनता है, तो उसको बोलते हैं दोहरे। क्या बोलेंगे, दोहरे। लेकिन अगर आपका स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप बनता है, तो उसको बोला जाता है धारियन। धारियन क्या हो गए, जैसे मान लो यहाँ पर टीला बना हुआ है मिट्टी का छोटा सा, और ये क्या हुआ, हवा चली, हवा चलने के बाद ये यहाँ पहुंच गया। ऐसा रेगिस्तान में होता है, मिट्टी पहुंच जाती है एक जगह से उठ के दूसरी जगह, तो इनको बोला जाता है धारियन। तो ध्यान रखना, दोहरे और धारियन जो दोनों हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। दोहरियन किसको बोला जाता है, धारियन जो है वो किसको बोला जाता है, धारियन वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जबकि लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं उनको दोहरे बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो पीवड़ा होता है, ये एक सांप की प्रजाति होती है, जैसलमेर में पाया जाता है। रंग इसका कैसा होता है, पीला होता है। तो ध्यान रखना, पीवड़ा एग्जाम में पूछा गया, पीवड़ा कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, तो एक विषैला सांप होता है। ध्यान रखना, सांप की एक प्रजाति है जो कि विषैली होती है,
ठीक है ना, विषैली सांप की प्रजाति होती है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका टर्शरी काल। नेक्स्ट है फिर आपका टर्शरी काल के अवशेष। अब देखो टर्शरी काल जो था आपका, उसके अवशेष मिले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं कौन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और ये सब क्या है, ये टर्शरी काल के अवशेष हैं। इनके ऊपर रिसर्च वगैरह की गई है और भी इसके ऊपर खोज चल रही है। राजस्थान में आपको पता है रिफाइनरी वगैरह का काम खोज की जा रही है ताकि रिफाइनरी का काम चल सके। बाड़मेर वगैरह में रिफाइनरी खुली भी है, ठीक है। बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन जो राजस्थान के उनको तो ये बात पता होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च। यानी कि मरुस्थलीकरण का मतलब यह है कि जिस तरह से मरुस्थल बढ़ रहा है, या मरुस्थलीकरण मार्च मतलब कैसे कैसे वो आगे खिसक रहा है। तो ध्यान रखना, मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थल का जो विस्तार है उसको कहते हैं मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च। अब ध्यान रखना कहां से कहां आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ध्यान रखना, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इस तरह से ये बढ़ रहा है। देखो इस तरह से लिखूंगा ना मैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देखो साउथ वेस्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट यहाँ पर, यानी ये यहाँ से चल रहा है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। यानी कि जो आपका ढाल था, ढाल नीचे की तरफ आ रहा था, ये ऊपर था, तो ढाल के अपोजिट ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो विस्तार की बात जैसे हम करेंगे, विस्तार सर्वाधिक किस तरफ हो रहा है, तो हरियाणा की तरफ ही मूव कर रहा है। सर्वाधिक जो योगदान है इस चीज को बढ़ाने वो किसका है, बरखान का है। क्यों है, क्योंकि इनकी गति या स्थानांतरण जो है वो सर्वाधिक होता है। बरखान जो होते हैं ये क्या करते हैं, जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसलिए इनका योगदान थोड़ा सा ज्यादा होता है। बाकी और कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखना। चलिए ये था, हमने पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ा है, जो मरुस्थल है हमारा, मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया है। अब मरुस्थल में हमने दो तरह का मरुस्थल में डिवाइड किया था, एक तो शुष्क, एक अर्धशुष्क। अर्धशुष्क था उसके 4 पार्ट थे, लूनी बेसिन, नागौर क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र और घग्गर क्षेत्र, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो चलिए मिलते हैं, जो हमारा मरुस्थली प्रदेश जो था वो मैंने पढ़ लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसका सेकंड पार्ट जो होगा हमारा, क्योंकि 4 पार्ट है, 4 में से एक पार्ट हमने कर लिया है, फिर एक एक करके और पार्ट भी करेंगे। फिर जब चारों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे लास्ट वीडियो में, जो एक साथ होंगे चारों पार्टों के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को, और अगर कोई फीडबैक है तो मुझे फीडबैक आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।